हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं ढेर सारे क्वेश्चंस जिसका इंतजार आप कर रहे थे। वीडियो 1 में अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करवाए थे और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बिना समय गवाए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। व्हाट इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? अच्छा, क्लास में अगर याद हो तो बताया था मैंने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जरा चेक कर लो सिंपल फॉर्मेट में कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखो लैंड है ऑप्शन में, इसका मतलब ये तो है भैया। लेबर भी है, ये भी नहीं हो सकता। कैपिटल भी है, बचा कौन सी? मनी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, सवाल में क्या पूछा है? नॉट। इनमें से कौन सा नहीं है? लैंड, लेबर और कैपिटल तो है, मनी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड? बात किया किसके बारे में? मेथड के बारे में। मेथड किस चीज की? फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, क्लासरूम में मैंने आपको बताया था 3 मेथड्स होते हैं: टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड और परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन जरा बता दो मुझे। करेक्ट ऑप्शन मुझे पता है, तुमको पता है, दिख रहा है। ए बी सी तीनों है, ऑल द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से निम्न में से किसने अर्थ शास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की? आउट ऑफ द फॉलोइंग who presented the development oriented definition of economics? वैसे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नाम वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे। वैसे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक बार चैप्टर नंबर सबसे पहले 1 में ही आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ना है कि 4 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए गए। ठीक है, कौन कौन? तो वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेल्थ कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, या फिर आप यू कह लो ग्रोथ कॉन्सेप्ट। ग्रोथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हमसे पूछा है इसी को ग्रोथ कॉन्सेप्ट, तो ये दिया था किसने? सैमुअल्सन ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन याद रहे, आपको एग्जाम में मैंने पहले ही कह दिया है कि नाम वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे सीधे छोड़ देंगे, सीधे सीधे छोड़ देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अगर इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूं, लिखवा देता हूं, लो, वेलफेयर कॉन्सेप्ट। वेलफेयर कॉन्सेप्ट, तो अगर 4 अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों का नाम आता है: वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट और ग्रोथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी ऑफ ग्रोथ, याद रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र का विज्ञान, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा? फिर से एक बार, ये नाम वाले क्वेश्चन है, तो नाम वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही परिभाषा बताया है कि नाम वाले क्वेश्चन को बच्चों आपको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, कई बार एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो जाता है। वो पूछा है नहीं है,
इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का काम नहीं है? आओ जरा ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्रेडिट कंट्रोल, बिल्कुल सेंट्रल बैंक का काम है, केंद्रीय बैंक का काम है। साख नियंत्रण करना। क्रेडिट क्रिएशन, साख का सृजन करना। साख सृजन कौन करता है भैया? ये हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन में पढ़ा है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन में पढ़ा है। तो ये तो हो गया व्यवसायिक बैंकों का फंक्शन, कमर्शियल बैंक का। तो ये सेंट्रल बैंक का हमको नहीं दिख रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट बैंकर्स, हाँ ये तो सेंट्रल बैंक के सर आपने फंक्शन में हमको बताया था, तो ए और सी हो नहीं सकता। नोट इशू, नोट जारी कौन करता है? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही फंक्शंस हैं, ए सी और डी तीनों ही फंक्शंस हैं किसके? केंद्रीय बैंक के। क्वेश्चन नंबर 16, आओ देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? वो क्या पूछा है? इनमें से कौन सा भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो वी नो डैट कि भारत में एक ही सेंट्रल बैंक है और उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये जितने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे कौन से बैंक हैं बच्चों? कमर्शियल बैंक हैं। ये सारे के सारे कौन से बैंक हैं? कमर्शियल बैंक हैं। बच्चों याद रहे, ये सवाल ना आपको दोबारा अलग तरीके से पूछ लेता है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। कई बार आपसे पूछ लेगा कि बताओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ, यहां लिख देगा ऑफ इंडिया क्या है? केंद्रीय बैंक है या व्यवसायिक बैंक है? कमर्शियल बैंक है या सेंट्रल बैंक है? तो बच्चे फंस जाते हैं। अगर पूछेगा कि सेंट्रल बैंक इन इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, लेकिन अगर पूछता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप अपने सोसाइटी में, आपके अपने शहर में, अपने जिला में, अपने कस्बे में घूम के देखना, ये बैंक आपको नजर आ जाएगा जिसमें जनता जाके खाता खुलवाती है, पैसा डालती है, पैसा निकालती है। तो ये कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप टिक मारोगे किस पर? कमर्शियल बैंक पर। सेंट्रल बैंक पर टिक मत मार देना। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसके आगे लगा लो स्टार मार्क, स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किसने 2000 रुपए नोट का निर्गमन किया है? निर्गमन किया है मतलब किसने जारी किया है? इन इंडिया हु हैज इशूड द नोट ऑफ 2000? किसके पास अधिकार है भैया? तो 2000 का नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो हमारा करेक्ट आंसर को क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट क्लास में बताया था ना, 1 रुपया का नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भैया इसके पास कोई अधिकार ही नहीं होता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, तरलता कोष अनुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझता है वो ऐसे क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता। तरलता कोष अनुपात में वृद्धि, with the increase in liquidity reserve ratio the quantity of money क्या होगा? वो कहता है कि तरलता कोष अनुपात में वृद्धि कर दी गई है। लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो में क्या कर दी गई है बच्चों? वृद्धि कर दी गई है। तो वो जानना चाहता है कि इससे पैसा में क्या होगा। आप मान के चलिए, आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। इधर देखो, मान लो पहले बैंक को रिजर्व रखना पड़ता था 20%। इन केस अगर बैंक के पास 1 लाख का डिपॉजिट आया तो बैंक 20% अपने पास रिजर्व के तौर पर रखेगी। तो रिजर्व के तौर पर कितना रखी? 20% का मतलब 20,000। तो बचा हुआ जो 80,000 है, उसको वो लोन के तौर पर बांटेगी। अब देखो दूसरा सिचुएशन, अब बैंक ने ये 20% के ये परसेंटेज को बढ़ा के कर दिया 40%। उसने कहा कि अब आपको 20 नहीं 40% रिजर्व रखना है, 40% रिजर्व रखना है। तो अब बैंकों को कितना रिजर्व रखना होगा? तो
1 लाख का 40% कितना होता है? 1 लाख का 40% अगर देखा जाए तो 40,000। तो अब बैंक कितना बांट सकती है बाजार में? तो 1 लाख माइनस 40,000 मतलब अब 60,000 बांटेगी। तो आप देखो यहाँ, आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो क्या नजर आया कि जैसे ही 20% से बैंक ने बढ़ा के किया कितना 40%, लोन बढ़ता था पहले कितना 80,000, अब बढ़ा कितना 60,000। तो ये जो है आपका रेशियो जो है वो क्या हुआ, घट गया। तो उससे क्या हुआ, विद द इंक्रीज इन लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो द क्वांटिटी ऑफ मनी घट जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन गॉसन का प्रथम नियम है? अरे वाह, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन? विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ना, गॉसन का सेकंड नियम और गॉसन का फर्स्ट नियम। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, गॉसन का सेकंड नियम किसको कहा जाता है? गॉसन का सेकंड नियम तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो अगर इक्वी जुड़ा हुआ है तो आप समझ लो वो गॉसन का सेकंड नियम है। लेकिन अगर सिंपल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन है, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप चीजों को अगर समझोगे ना तो सवाल इकोनॉमिक्स के अंदर बेहद ही आसान आते हैं, आप उसको इजिली कर दोगे, आप उसको इजिली कर दोगे। चलो, तो ये था हमारा वीडियो नंबर 2 जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10 टू 20। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आई होप आप इस मॉडल टेस्ट के सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। क्वेश्चन को कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करो, मेरे तरीके को देखो और वैसे ही आपको भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। चलो बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।